वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कर रहे हैं टैगोर्स व्यूज ऑन एजुकेशन का पार्ट 2 जो है रिफ्लेक्शन ऑफ यूनिवर्सलिज्म एंड सेक्युलरिज्म एट शांति निकेतन एंड विश्व भारती। Reflection of Universalism and Secularism at Shanti Niketan and Vishwa Bharati। शांति निकेतन और विश्व भारती ये एक स्कूल और यूनिवर्सिटी थी जो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, और इन इंस्टीट्यूट्स में जो उनके यूनिवर्सलिज्म और सेक्युलरिज्म के बारे में जो ख्यालात थे वो दिख कर आते थे, नजर आते थे कि उन्होंने कैसे इन चीज़ों को अपने स्कूल में अप्लाई किया है। These rich philosophy of Tagore found concrete expression in शांति निकेतन एंड विश्व भारती। कौन सी फिलोसफी? यूनिवर्सलिज्म और सेक्युलरिज्म की जो फिलोसफी थी उनकी, वो शांति निकेतन और विश्व भारती में नजर आते थे। कॉन्क्रीट एक्सप्रेशन दिखाई देता था कि उन्होंने इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे किया है। इन शांति निकेतन, एजुकेशन वॉज एम्बेडेड in one's immediate surroundings, but was also connected with the cultures of the wider world। शांति निकेतन में तालीम देने का क्या तरीका था कि जो बच्चे हैं उन्हें अपने नेचर से सीख मिलती थी। इमीडिएट सराउंडिंग्स यानी उनके आसपास क्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ अपने सराउंडिंग्स तक ही लिमिटेड थे। उन्हें दुनिया भर के कल्चर्स, दुनिया भर में क्या हो रहा है, लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी सिखाया जाता था। उनसे भी उनका कनेक्शन बरकरार रखा था। At Shanti Niketan, cultural pursuits were to be given emphasis, along with the physical sciences and humanities, a place where all cultures of the world could be represented and celebrated। तो शांति निकेतन में कल्चरल परसूट्स यानी जो हमारे कल्चर है उससे मुतासिर जो है करिकुलम बनाया जाता था। क्योंकि शांति निकेतन में कैसे पढ़ाई की जाती थी, एक सिलेबस के हिसाब से नहीं की जाती थी, फ्री तरीके से की जाती थी। हमारा कल्चर सिखाया जाता था, आर्ट्स, पेंटिंग वगैरह सिखाई जाती थी, ताकि बच्चों का जो माइंड है वो क्रिएटिव तरीके से सोचे। और फिजिकल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज यानी ऐसी चीज़ें जो सिर्फ किताबी नहीं हैं, एक्शन करके बच्चे साइंस के बारे में सीखते थे, इंसानियत से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में सीखते थे, और हर दुनिया भर के हर तरीके के कल्चर के बारे में सीखते थे और उसे सेलिब्रेट करते थे। Classes were held in the open and the curriculum revolved around nature। जो क्लासेस हैं वो बंद क्लासेस में नहीं होती थी, बंद कमरों में नहीं होती थी। बच्चे बाहर बैठकर दरख्तों के नीचे बैठकर पढ़ाई किया करते थे और कुदरत के बीच में पढ़ाई होती थी। नेचर वॉक्स, एक्सकर्शंस एंड ऑब्जर्वेशन वर पार्ट ऑफ द लर्निंग शेड्यूल्स। तो बच्चों को जो है नेचर वॉक्स पर ले जाया जाता था, यानी जंगल की सैर करने चले जाओ या ऐसी चीज़ें देखने जाओ जो बच्चे खुद अपनी आंखों से देखें और सीखें। एक्सकर्शन भी यानी जैसे हम ट्रिप पर जाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं। और ऑब्जर्वेशन यानी सिर्फ किताब में पढ़कर नहीं सीखना है, हमें बच्चों को दिखाना है चीज़ें, उन्हें ऑब्जर्व करना सिखाना है, मुशाहिदा करना सिखाना है। क्लास शेड्यूल्स were flexible and seasonal festivals were created for children so that they could learn from nature and changes in season। क्लास का जो शेड्यूल होता है, जैसे हमारा कैसा सिस्टम होता है कि हर एक पीरियड जो होता है वो 30 मिनट का होता है, 40 मिनट का होता है, फिर उसके बाद अगला पीरियड शुरू होता है। इसमें ऐसा सिस्टम नहीं था। फ्लेक्सिबल यानी कोई लिमिट नहीं है, कोई एक फ्लेक्सिबल यानी कि वो मुड़ सकता है, जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से जब चीज़ को चेंज किया जा सकता है उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल। तो जो पीरियड्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते थे
और बच्चों को सीजनल फेस्टिवल्स के बारे में सिखाया जाता था कि जब मौसम बदलता है तो सेलिब्रेशन होता है, फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। जैसे साउथ में पोंगल मनाया जाता है, ओणम मनाया जाता है, या जो नॉर्थ है वहाँ पर लोहरी मनाई जाती है। तो ये सब जो है, ये जब मौसम बदलता है उससे रिलेटेड होती है। हार्वेस्ट सीजन वॉज मार्क्ड बाय द पौष मेला। हार्वेस्ट सीजन मतलब जब खेती का मौसम स्टार्ट होता है तब उसे हार्वेस्ट सीजन कहते हैं। और उस वक्त एक पौष मेला किया जाता था, जैसे एक सेलिब्रेशन किया जाता है, जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा है। This Mela or festival gave a platform to folk musicians, especially the ball musicians. Folk musicians यानी लोक संगीतकार जो होते हैं, जो लोकल म्यूजिक बनाने वाले लोग होते हैं। और बाउल म्यूजिशियंस कौन थे? तो जो बाउल म्यूजिशियंस थे, ये जो बंगाल रीजन है वहाँ से ये आते हैं। तो ये जो लोग होते थे, इनकी बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे एक तारा, ढोल, छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स जो आपने देखे होंगे कि जब भी दिखाते हैं कि लोक संगीतकार जो होते हैं वो किस तरीके के म्यूजिक बजाते हैं। तो ऐसे लोगों को, छोटे मोटे जो कलाकार थे, उन्हें मौका मिलता था ऐसे फेस्टिवल्स में परफॉर्म करने का। It was a meeting ground for urban and rural folk, where rural artisans brought their goods for sale. और ये पौष मेले का और क्या फ़ायदा होता था कि अर्बन और रूरल, अर्बन यानी शहरी, रूरल यानी गांव की, तो गांव और शहर के लोगों को आपस में मिलने का मौका मिलता था। और जो रूरल आर्टिजान्स हैं, जो गांव के जो कलाकार हैं, वो अपनी हाथों से बनाई हुई चीज़ों को लाते थे बेचने के लिए। द वसंत उत्सव वेलकम्ड द स्प्रिंग सीजन। और और जो त्योहार मनाया जाता था जो मौसम से मुतासिर था, वो क्या था? वसंत उत्सव, स्प्रिंग सीजन, जब बाहर का सीजन स्टार्ट होता है तो ये सीजन, ये फेस्टिवल मनाया जाता था। एंड स्टूडेंट्स रेंडर्ड सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंसेस। तो जो शांति निकेतन के स्टूडेंट्स थे वो गाना गाते थे, डांस करते थे। सच इवेंट्स आर अ टेस्टिमनी टू टैगोर्स स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म एंड यूनिवर्सलिज्म। तो ये जिस तरीके के जो इवेंट्स किए जाते थे, जो सेलिब्रेशंस की जाती थी, ये टेस्टिमनी है, यानी एक तरीके से ये चीज़ें गवाही देते हैं कि टैगोर की जो सेक्युलरिज्म और यूनिवर्सलिज्म की जो स्पिरिट थी, जो उनकी जो ख्यालात थे सेक्युलरिज्म और यूनिवर्सलिज्म के बारे में, वो इन सारी चीज़ों में झलकते थे। दे कनोट हिज वननेस ऑफ हिम विद ह्यूमैनिटी एंड विद नेचर। कनोट यानी इजहार करते थे कि उनकी क्या सोच थी टैगोर की, जो हमने पहले देखी थी कि टैगोर सोचते थे कि हम जो हैं, इंसान जो हैं, हमें कुदरत के साथ एक होना है। तो उनकी जो ये सोच थी वो उनके ये स्कूल्स में, उनके प्रोग्राम्स में ये झलकती थी। विश्व भारती लिटरली मीन्स द कॉन्फ्लुएंस ऑफ वर्ल्ड कल्चर्स। विश्व भारती का मतलब क्या है? कॉन्फ्लुएंस ऑफ वर्ल्ड कल्चर्स, आलमी सकाफतों का संगम। Tagore envisioned Vishwabharati to be a learning center where conflicting interests are minimized and where individuals work together in the common pursuit of truth. टैगोर ने विश्व भारती ये सोचकर बनाया था, उनका ये तस्वुर था कि वो एक ऐसा लर्निंग सेंटर हो, यानी तालीम हासिल करने की ऐसी जगह हो जहाँ पर कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, यानी जो लोग हैं जिनके अलग अलग ख्यालात हैं या अलग अलग सोच है, वो कम हो और लोग एक दूसरे के साथ काम करें इन परसूट ऑफ ट्रुथ, यानी सच्चाई की खोज के लिए।
In 1922, Tagore described Vishwabharati as a place where artists in all parts of the world have created forms of beauty, scientists discovered secrets of the universe, philosophers solved the problems of existence, saints made the truth of the spiritual world organic in their own lives, not merely for some particular race to which they belonged, but for all mankind. टैगोर ने विश्व भारती को 1922 में ऐसे डिस्क्राइब किया था, ऐसे बताया था कि वो एक ऐसी जगह है जहां आर्टिस्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव क्रिएटेड फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी, कि ऐसी जगह जहां पर दुनिया भर के जो फनकार हैं उन्होंने जो खूबसूरती है उसे अलग अलग शक्लों में बयान किया है। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, साइंसदानों ने यूनिवर्स की यानी जो हमारी दुनिया है, जो हमारे आसपास जितनी चीज़ें हैं उसके सीक्रेट्स ढूंढ निकाले हैं, यानी ऐसे राज जो हम अपने लेवल पर नहीं ढूंढ सकते, वहां पर साइंटिस्ट ने ऐसे राज को ढूंढ निकाला, क्योंकि विश्व भारती में इस तरीके की लोगों को आज़ादी दी जाती है। फिलोसोफर्स सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस, फलसफियों ने जो हमारा वजूद है उसके बारे में जो रिलेटेड मसले हैं उन्हें हल किया। Saints made the truth of the spiritual world organic in their own lives. जो साधु संत थे उन्होंने जो ट्रुथ ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यानी जो हम रूहानी बातें करते हैं कि दुनिया से जो हमारा रूह का कनेक्शन है वगैरह, ये सारी चीज़ें हम सिर्फ सुनते हैं, लेकिन हम इन्हें अपनी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करें, कैसे अपनाएं, हमें नहीं पता होता है। तो ये चीज़ें जो है, जो साधु संत हैं वो जिस तरीके की ज़िंदगी जीते हैं, कैसे अपनी सिंपल सी सादी सी ज़िंदगी में वो खुश रहते हैं, उन्हें देखकर हमें इसकी सच्चाई का एहसास होता है। और ये सारी चीज़ें इन लोगों ने, ये आर्टिस्ट ने, साइंसदानों ने, ये सारी चीज़ें जो इन लोगों ने की हैं, सेंट्स ने, फिलोसोफर्स ने, ये सिर्फ उन्होंने किसी एक नस्ल के लिए, किसी एक रेस के लिए या किसी खास लोगों के लिए नहीं की है, ये इन्होंने सबके लिए की है, पूरे मैनकाइंड के लिए की है। विश्व भारती was a confluence of global cultures and its goals were, विश्व भारती जो है ग्लोबल कल्चर्स यानी दुनिया भर के कल्चर्स का एक संगम था। टू स्टडी द माइंड, और ये इसके मकसद क्या थे, गोल्स क्या थे? टू स्टडी द माइंड ऑफ मैन in its realization of different aspects of truth from diverse points of view. नंबर 1 क्या है इसका मकसद? कि इंसान का जो जहन है उसकी स्टडी करना, उसे समझना, और वो क्या समझना है? जो सच्चाई होती है उसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। हमेशा इंसान जो होता है वो हमेशा किसी एक चीज़ का एक ही उसका नज़रिया होता है, लेकिन यहाँ पर विश्व भारती में चीज़ों को हर एक पहलू से देखने के लिए एनकरेज किया जाता था। डाइवर्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से, अलग अलग नज़रिए से देखने के लिए लोगों को सिखाया जाता था। टू ब्रिंग टुगेदर द कल्चर्स ऑफ द ईस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर अंडरलाइंग यूनिटी। टू ब्रिंग टुगेदर द कल्चर्स ऑफ द ईस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर अंडरलाइंग यूनिटी। यहाँ पर ईस्ट से उनका मतलब है जो कंट्रीज़ इंडिया और इंडिया के आसपास के जो कंट्रीज़ है, जो एशिया वाले कंट्रीज़ हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि उनका जो कल्चर है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से मेल खाता है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, यूरोप, अमेरिका, और अगर हम इंडिया, चाइना, मलेशिया वगैरह को कंपेयर करें तो इनमें जो कल्चर है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो पहला जो इनका मकसद था वो ये था कि जिनके कल्चर्स एक जैसे हैं, जैसे इंडिया, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान वगैरह, इन्हें एक साथ लाया जाए। टू अप्रोच
to approach the West from the standpoint of such a unity of the life and thought of Asia. तो ईस्टर्न कंट्रीज जो एक जैसे हैं उनकी तो यूनिटी की बात हमने की, लेकिन क्या हमें वेस्ट से अलग होना चाहिए? नहीं, उनका ये भी माना था कि हमें वेस्ट को भी अप्रोच करना चाहिए, उनका कल्चर क्या है, उनकी सोच क्या है, उसे भी स्टडी करनी चाहिए और उन्हें हमारे बारे में, जो हमारा एशियन कल्चर है उसके बारे में सिखाना चाहिए। टू स्ट्रेंथन वर्ल्ड पीस through free communication of ideas between the East and the West. अगर हम दुनिया भर में अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो ईस्ट और वेस्ट के बीच में फ्री कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो बातें हैं, बातचीत होती है, वो फ्री तरीके से होनी चाहिए, आज़ाद तरीके से होनी चाहिए, एक दूसरे के ख्यालात शेयर करने चाहिए। टू प्रोवाइड a center of culture where research into the study of the religion, literature, history, science, and art of Hindu, Buddhist, Jain, Zoroastrian, Islamic, Sikh, Christian, and other civilizations may be pursued along with the culture of the West. यानी सकाफत का एक ऐसा सेंटर बनाना, एक ऐसा मरकज़ बनाना जहाँ पर रिसर्च हो, किस पर? रिलीजन पर, लिटरेचर पर, हिस्ट्री, साइंस और आर्ट, जो इतने सारे जो रिलीजन्स हैं इनसे वो मुतासिर हों, ना कि सिर्फ किसी एक रिलीजन पर, लेकिन जितने भी रिलीजन्स हैं, जितने भी मज़हब हैं इस दुनिया में, उन सब के बारे में सीखा जाए और उनसे सीख ली जाए। एंड अदर सिविलाइजेशंस में बी परसूड अलॉन्ग विद द कल्चर ऑफ द वेस्ट। मतलब सिर्फ जो हमारे इंडिया में जो रिलीजन्स हैं या एशिया में जो रिलीजन्स हैं उनकी बात नहीं हो रही है, जो हमारे बाहर की दुनिया में भी जो कल्चर है उनके बारे में भी हमें सीखना और समझना चाहिए। All these above mentioned goals are profound with values of secularism and universalism. तो जो ये जितने भी गोल्स हमने देखे जो विश्व भारती में अपनाए जाते थे, ये क्या हैं? ये सारी वो वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम गहराई से देख सकते हैं कि किसकी वैल्यूज़ हैं ये? सेक्युलरिज्म की और यूनिवर्सलिज्म की। ये इन चीज़ों से इंस्पायर्ड है, इन चीज़ों से मुतासिर है। All activities at Vishwa Bharati and Shanti Niketan pursued these twin ideals of secularism and universalism. तो शांति निकेतन में और विश्व भारती में जो भी एक्टिविटीज़ की जाती थी उनमें सेक्युलरिज्म और यूनिवर्सलिज्म को पूरी तरह से अपनाया गया था। Tagore advocated a curriculum that moved away from the mechanical teaching. जो टैगोर करिकुलम फॉलो करते थे वो मैकेनिकल टीचिंग से बिल्कुल अलग थे। मैकेनिकल टीचिंग वही जो कि किताब से बस बच्चों को पढ़ाना, ये जो तरीका होता था उसे मैकेनिकल टीचिंग कह रहे हैं, जैसे किसी रोबोट को ट्रेन किया जाता है। He did not want students to study national cultures for the wars they won. Rather, he believed in learning by analyzing history and culture for the progress that has been made by breaking social and religious barriers. तो वो ये नहीं चाहते थे कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि उन्होंने कितनी जंगें जीती थी, यानी उनके कंट्री ने या उनकी रियासत ने, इससे उनको कल्चर नहीं सिखाया जा सकता। वो चाहते थे कि बच्चों को ये बताया जाए कि उनके कल्चर में या उनकी हिस्ट्री में प्रोग्रेस, यानी उन्होंने उसे आगे कैसे बढ़ाया, बाय ब्रेकिंग सोशल एंड रिलीजियस बैरियर्स, कि सिर्फ जंगें जीतने से इंसान की जीत नहीं होती, लेकिन जो हमारे समाज में जो दूसरी बुराइयां हैं, जो मज़हब की वजह से या किसी कल्चर की वजह से रुकावटें होती हैं, उन्हें पार करके इंसान ने कैसे तरक्की की, ये हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। और ये जो चीज़ें होती हैं वो आप देखेंगे कि बहुत सारे सेंचुरीज से और जनरेशन से, यानी नस्लें हैं, नस्ल बर नस्ल
ये चीज़ें चेंज होती जाती हैं, सुधरती जाती हैं और ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी चाहिए, ना कि हमने अब तक की कितनी जंगें लड़ी और कौन जीता, कौन हारा। He emphasized innovations where individuals of diverse backgrounds were integrated into a larger framework. तो वो ऐसी चीज़ों को एनकरेज करते थे, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते थे, जहाँ नए-नए इजाद किए जाते थे और जिसमें अलग-अलग बैकग्राउंड के लोग, डाइवर्स यानी अलग-अलग बैकग्राउंड, उस तरीके के लोग उसमें हिस्सा लेते थे, इंटीग्रेट होते थे, एक साथ मिलकर एक लार्जर फ्रेमवर्क में, एक बड़े ढांचे का वो हिस्सा बनते थे। Where economic policies focused on social justice and reducing the gap between the rich and the poor, जहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी बनाई जाती थी, यानी जो पैसे से लेकर जो मैटर होता है वो ऐसे होते थे जो सोशल जस्टिस और अमीरी और गरीबी का जो गैप है उस पर फोकस करते थे। यानी कारोबारी जो चीज़ें जो सिखाई जाती थी वो भी ये नहीं होती थी कि कैसे पैसे बनाए जाएं और कैसे बस अमीरी के ऊपर फोकस नहीं था, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल हम समाज में इंसाफ लाने के लिए कैसे करें, सुधार लाने के लिए कैसे करें, अमीरी और गरीबी के बीच में जो ये इतना बड़ा गैप है उसे कैसे कम करें। एस्थेटिक्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द करिकुलम। एजुकेशन में एस्थेटिक्स का मतलब होता है उन चीज़ों की पढ़ाई जो आर्ट्स से रिलेटेड हो, कल्चर से रिलेटेड हो, इंसान के तजुर्बे से रिलेटेड हो।